अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। पाकिस्तान आलमी अमन की उम्मीदों का आज एक अहम मरकज़। हर पाकिस्तानी बेइंतहा खुश है। हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त में जब दो ममालिक जिसमें अमेरिका और ईरान शामिल था जंग के उस नहज तक पहुँच चुके थे कि अगर और आगे बढ़ती तो यकीनन पूरे खत्ते पूरी दुनिया का नुकसान हो सकता था। जो नताइज निकलने थे वो इंतहाई खौफनाक थे। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान ने बहुत ही बेहतरीन सिफारतकारी अदा करते हुए इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा किया और एक आर्जी जंगबंदी की तरफ गए, जिसके बाद उन्होंने आज का दिन मुतय्यन किया कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेज़बानी करेगा ईरान और अमेरिका के मज़ाकरात की जो इस वक्त हो रहे हैं। और हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ से जो वफूद की आमद है, इंटरनेशनल मीडिया की आमद है, और आज जबकि मरकज़ी वफूद भी पाकिस्तान आ चुके हैं, उनकी अलग अलग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई। यानी नायब सदर अमेरिका के JD वैंस इन जो लीड कर रहे हैं अमेरिका की साइड को, इनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। और इसके अलावा ईरान का जो एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन आया है जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब हैं, इरानियन पार्लिमानी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाग, वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जितने भी सीनियर ओहदेदार हैं उन सब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है। एक बड़ी बैठक है जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ हैं और सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मस्बत और अच्छे नताइज इस मज़ाकरात से आने चाहिए। और ये हर वो शख्स जो कि अमन का ख्वाहा है उसने ये उम्मीद और ये ख्वाहिश का इजहार ज़रूर किया है। आज की जो तारीख़ है वो यकीनन तारीख़ के पन्नों पर दर्ज होगी और अगर मस्बत नताइज निकले तो फिर तो क्या ही हिस्ट्री हम कहते हैं कि पाकिस्तान रकम करेगा। देखना यह है कि इन मज़ाकरात में किस हद तक ईरान और अमेरिका दोनों लचक दिखाने को तैयार है। बहुत सारे ऐसे उमूर हैं जो इस वक्त तस्फिया तलब मसाइल जिसे कहते हैं जिन पर बातचीत होगी। आज इन्हीं उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं डॉक्टर हुमा बख्श हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबिक सफ़ीर हैं मंसूर अहमद खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग। डॉक्टर बकाई, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट चार्ज, देयर आर वेरी हाई होप्स अटैच टू दीज टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कि किसी तरह से कोई मस्बत नताइज सामने आए। क्या आपको लगता है जो अभी तक की स्टेटमेंट्स हमने JD वैंस के पाकिस्तान आमद के वक्त, इसके अलावा सदर ट्रंप की जानिब से और जो जनरल स्टेटमेंट्स हम अमेरिका की जानिब से वाशिंगटन या ट्रंप इंतज़ामिया से देख रहे हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ, अमेरिका इस बार चाहता है कि एक जामे जंगबंदी की तरफ या ईरान के साथ जो मसाइल हैं उसके रेजोल्यूशन की तरफ जाया जाए? अमेरिका एक बात बिल्कुल चाहता है, वो इस जंग से एग्जिट चाहता है। बिकॉज वो जंग जो थी अब अमेरिका को मटेरियल टर्म्स में महंगी नहीं पड़ रही थी कि पॉलिटिकली भी बहुत महंगी पड़ रही थी। सही। और एक और जो उसकी कॉस्ट थी वो आइसोलेशन थी। इस हद तक बात हो रही है नादिया जी के जो पूरा वेस्ट एशिया है उसका सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा। जो सीरियस मुबस्सिरीन हैं और मकाले लिखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि आप भूल जाएं कि जो प्री वॉर दुनिया थी उसमें हम वापस जाएंगे। तो ये तो सच्ची टेक्टोनिक शिफ्ट है ना। एक ऐसी कंट्री जो तकरीबन कोई 60 दिन पहले ऐसी कॉन्वर्सेशंस में थी जिनीवा में जो टेक्निकल लेवल पे एस्केलेट कर गए थे और वो तैयार थी अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट को भी एड्रेस करने के लिए, वो तैयार थी अपने मिसाइल रेंज को भी एड्रेस करने के लिए, वो और दीगर और ये तमाम चीजें वो एक सैंक्शंस के फ्रेमवर्क में कर रही थी। ठीक है। और हुर्मुस का तो कोई जिक्र ही नहीं था। सही। फास्ट फॉरवर्ड 60 डेज आप उसी हरीफ के साथ अक्रॉस बैठे हैं और बात ये हो रही है कि ईरान की क्या शराइत हैं और अमेरिका की क्या शराइत हैं और मीटिंग पॉइंट क्या है। तो ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट आया है ये मेरे ख्याल डिटर्मिनेगा आगे आने वाले हालात को भी। और जो एक अहम डेवलपमेंट बैकड्रॉप में हुई जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इकोसिस्टम बन रहा है इस तौर कि हम अमन की तरफ बढ़ेंगे, कुछ इस बैठक से निकल आएगा, वो बिहाइंड द डोर्स प्रेसिडेंट ट्रंप का किरदार था,
इजराइल को रेन इन करने का, जब ऑन लेबनान। इजराइल स्पॉइल चाइल्ड की तरह स्पॉइलर तौर पर लेबनान में जो उसने किया, आपको पता है ब्लैक डे डिक्लेयर किया जा रहा है, 2 दिन में 500 अमवात, 10 मिनट में 100 हमले। और बिल्कुल। कल कल शायद पहली रात गुजरी है जो वो लेबनान में कह रहे हैं कि अमन था। और मैंने तो यहाँ तक बात सुनी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेटन्ड राइट। Netanyahu with a unilateral ceasefire if he doesn't come on board। ओके। तो मेरा ख्याल है ये जो डेवलप है, मैं इसको बहुत क्रिटिकल समझती हूँ, और इसे मैं स्टेप समझती हूँ इस बात पर कि ये नेगोशिएशंस जो हैं ये किसी अपनी हल तक पहुंचेंगी। सब कुछ नहीं हल हो जाएगा एक जाहिर बैठक में, है, हो जाहिर ही है। नहीं सकता। बिल्कुल मंसूर सही, साहब बिल्कुल सही। हाँ, लेकिन एक तो दो जुमले कहना चाहती हूँ। एक सीज फायर एक्सटेंड होने की जो उम्मीद है, और फर्दर कॉन्वर्सेशंस का शायद स्केड्यूल आ जाए। मैं इसको मैं बहुत अच्छी पेशरफ देखूंगी। अच्छा, आप इसको एज सक्सेस लेंगी फिर, इन अदर वर्ड्स। सो आपने बहुत सारी बातें कही, द वे दैट यू लुक एट इट, जो टेक्टोनिक शिफ्ट आपको नजर आ रहा है, जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आप कहती हैं कि इसके बाद चेंज होने को है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। एम्बेसडर मंसूर, आप बताइए, द वर्ल्ड हैज चेंज। जो 27-28 फरवरी से पहले था, जहां अगर हम रिवाइंड करके जेनेवा टॉक्स तक चले जाएं, जहां पर ईरान और अमेरिका के दरमियान ऑलमोस्ट नेगोशिएशंस फाइनलाइज हो चुकी थी, दे हैड रीच्ड एन एग्रीमेंट एज नरेटेड बाय द ओमानी फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद आज जो कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स हो रही हैं, इसका मतलब इसका आउटकम जेनेवा वाले आउटकम से थोड़ा मुख्तलिफ होना जरूरी होगा, वरना तो फिर ये सवाल होगा कि ये बातें तो ऑलरेडी रीच थी। सो वो और क्या मुख्तलिफ हो सकता है, ये मैं जानना चाहूंगी। जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि द वर्ल्ड हैज चेंज, और ये बहुत अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि इस चेंज के मौके पे, क्रिटिकल चेंज के मौके पे पाकिस्तान जो है वो अपने आप को पीस बिल्डर के तौर पर पेश कर रहा है। इस मौके पे इस सारे इस वॉर को के हल की तरफ जाने के लिए, और इस तरह से जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद दिनों में, गुज़िश्ता चंद हफ्तों में जो रोल प्ले किया है, उसमें बहुत अच्छा ग्राउंड वर्क भी किया है। पाकिस्तान के जो ईरान के साथ और फिर ICC के साथ जो सेंसिटिविटीज हैं रिलेशनशिप्स में, जो बैलेंस पाकिस्तान रखता है, उसको रखते हुए पाकिस्तान ने एक अपने आप को न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पर पेश किया है, न्यूट्रल मीडिएटर या फैसिलिटेटर के तौर पर पेश किया है। और उसी का नतीजा है कि आप आज यहाँ देख रही हैं कि दोनों साइड्स, अब ईरान और US दोनों मेजर वॉरिंग साइड्स इस मुज़ाकरात के अमल में मौजूद हैं। अब यहाँ से एक डिफिकल्ट मरहला है, जिसमें हमें जो आपने कहा कि किस तरह ये रिजल्ट जो है इस प्रोसेस का, इन नेगोशिएशंस का मुख्तलिफ हो सकता है गुज़िश्ता जो प्रोसेसेस हुए हैं। उसके लिए मेरा ख्याल जो पाकिस्तान ने ग्राउंड वर्क किया है, और पाकिस्तान ने इस ग्राउंड वर्क में 4 जो आपने देखा था ममालिक के वज़राए खारजा को बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी। फिर पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का दौरा करके एक 5 पॉइंट प्रपोजल निकाला था। उनकी बेसिस पे जो ग्राउंड वर्क है, अब उसमें जो ये इश्यूज आ रहे हैं, जिसमें चाहे सीज फायर को परमानेंट पीस एग्रीमेंट की तरफ लेके जाना, या किस तरह हुर्मुज जो है उसके अंदर, चूंकि डिमांड्स दोनों साइड्स की मुख्तलिफ है, तो किस तरह हुर्मुज को ऊपर किया जाएगा उसको खोलने का। अगर हुर्मुज के ऊपर ईरान को टोल लेने की इजाजत नहीं दी जाती, तो फिर किसी तरह से ईरान को फाइनेंशियली कंपनसेट करना पड़ेगा, ताकि ईरान के ऊपर से कुछ बतदरीज सैंक्शंस उठाई जाएं। न्यूक्लियर इशू जो है उस पे ईरान की एक पोजीशन है और अमेरिका की एक पोजीशन है। अमेरिका चाहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाए। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि वो JCPOA में भी उसने दी थी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन ईरान का राइट to peaceful use of nuclear energy, enrichment of uranium for peaceful use of nuclear energy, वो किसी ना किसी तरह गारंटी करना होगा। ईरान को अपने डिफेंस के लिए जो मिसाइल्स और वो प्रोडक्शन है, तो मेरा ख्याल है कि ये अब अगले आने वाले, ये इसमें टाइमलाइन ये नहीं कहा जा सकता कि एक दिन में कंक्लूड हो जाएगा या 6 दिन लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट की तरफ ही जाना होगा,
तभी ये रिजल्ट मुख्तलिफ होगा जो पिछले पिछले प्रोसेस रिजल्ट्स से। की आप ओके, कह रही हैं। ऑलराइट। तो डॉक्टर हुमा, क्योंकि आपने बात की है कि आप ये देख रही हैं कि जो पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इस पूरे लेट्स से कि एक अच्छे नताइज निकलते हैं, ईरान एंड अमेरिका अग्रीज टू टॉक फर्दर, और उसके बाद अपने मसाइल का भी हल निकले इस सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में, क्योंकि पाकिस्तान का एक अहम किरदार हमने देखा और इस खत्ते में वो अहम किरदार हमें नज़र आया, खुसूसन में कॉन्फ्लिक्ट के बाद। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे साथ साबिक सफ़ीर थे मुनीर अकरम साहब, उनका ये मानना है कि उस परफॉर्मेंस के बाद वो ममालिक जो हमें शायद गिनती में नहीं लाते थे, उनको भी नज़र आया कि नहीं, ये तो एक बहुत ही अहम मुल्क है और इस खत्ते में इसका बड़ा अहम रोल है। तो उस नए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में पाकिस्तान का कोई अहम किरदार आप देख रही हैं? मैं पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार देख रही हूँ। मैं इसको वन ऑफ नहीं समझती। ओके। और देखिए, ये तो आपको नजर आ रहा है ना, इसकी शुरुआत भी हो गई। आई सी मोर ऑफ दैट हैपनिंग, ओके। क्योंकि एक बात तो तय है कि ईरान जो है वो नहीं उठेगा इस टेबल से, या वो हतमी जंगबंदी को नहीं मानेगा जब तक उसको कहीं इस तौर की गारंटी ना मिल जाए कि ये उसके साथ दोबारा नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है जो इस तमाम वक्त के दौरान जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुई है, वो भी इंटरेस्टिंग है। फिर अगर कोई सिक्योरिटी वैक्यूम मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में होने जा रहा है, तो अगर मैं डिडक्टिव लॉजिक को अप्लाई करूं और इस वक्त जो ये टॉक्स हुई हैं, इसमें जिस तरह का ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर जिसका इजहार हुआ है, मैं उसको उससे जोड़ दूं तो मुझे एक वाज़ेह डेवलपमेंट नज़र आती है। और वो ये है कि अगर कोई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर्म हो रहा है, तो उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान बहुत फाल होगा। बिल्कुल। और उसका फाल होना इसलिए मुझे ज़्यादा समझिए फीजिबल नज़र आता है क्योंकि उसको ट्रस्ट हासिल है दोनों फैक्शंस का। और देखिए, मैं और आप इस बात से बिल्कुल अच्छी तरह वाजे हैं कि इजराइल रेन इन हुआ है। क्या इजराइल जो कुछ करता है उससे बाज आया है, ये तो हमें नहीं पता ना। सही। इजराइल का एक स्पॉइलर का रोल, इजराइल का एक ग्रेटर इजराइल की ख्वाहिश, जिसकी वजह से उसने पूरे समझिए वेस्ट एशिया में आग लगा दी, उसके लिए एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो टारगेट भी है। आप हम अगर देखें ना, आप कॉन्वर्सेशंस को जोड़िए। जब प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई थी नेतन्याहू से जंग से बिल्कुल 2 या 3 रोज पहले, जी। तो एक हेक्सागोनल अलायंस की बात हुई थी। राइट। और उस हेक्सागोनल अलायंस ने अपना ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या बताया था कि पहले हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो शिया पैराडाइम है उसको खत्म करें, जिसमें का हदफ ईरान भी था, और उसके बाद रेडिकल सुन्नी एक्सिस। किन मुल्कों का नाम लिया गया? सही। सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। इजिप्ट और पाकिस्तान और तुर्किया। तो ये जो बात हुई और उसके बाद जिस तौर ये जंग चली, हम भूल सकते हैं, लेकिन जो लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठे हैं और जो कल वेस्ट एशिया का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क देखेंगे, वो तो इन बातों को नहीं भूल सकते ना जी। और इसको आप इंडिया में ववेला इस बात का नहीं है कि वो इन सिक्योरिटी टॉक्स का हिस्सा नहीं है। ववेला इस बात का है शायद इंडिया कल आउट हो गया है सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से। ओके, ऑलराइट। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।